नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज दो तीन विषयों पर बात करेंगे। एक तो जब 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर के, बिहार से संबंधित जो मसला उसके सामने आया था, तो उसने इस पूरी प्रक्रिया को संवैधानिक करार दिया था। ये कहा था कि ये असंवैधानिक नहीं है, चुनाव आयोग जो भी करा रहा है। और बाकी की सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि अगस्त में किसी भी समय चुनाव आयोग पूरे देश में ही जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी देशों के लोग हैं, क्योंकि बिहार की मतदाता सूची के रिवीजन के समय ये तथ्य सामने आ चुका है कि नेपाली, इसके अलावा बांग्लादेशी, रोहिंग्याज, ये सब भी मतदाता सूची में दर्ज हैं। तो अब अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों में चुनाव आयोग ने कमर कस ली है कि सारी मतदाता सूची की एक बार जांच पड़ताल करा ही ली जाए। और मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय है जिस पर अब नए सिरे से ये सारे इंडी गठबंधन के घटक सहयोगी भी, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम लोग फिर से छाती पीटना शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक तकलीफ इन्हीं लोगों को हो रही है। क्यों हो रही है ये भी जरा जांचेंगे, पड़तालेंगे। लेकिन ये एक बड़ा फैसला मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का है। कहाँ तो ये लोग केवल बिहार में जो सत्यापन का काम चल रहा उसी का विरोध कर रहे थे, अब तो पूरे देश में ही वो ये काम करने जा रहा है। दूसरी अहम खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे, कांवड़ यात्रा मार्ग में जो दुकानें हैं उन पर जो ये आदेश जारी किया गया था कि आप क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से लगाएं, ताकि ये पता लग सके कि ये क्यूआर कोड किसके नाम पर है और जो कांवड़ यात्री है उनको पता लग जाए। अब इसमें आकार पटेल और अपूर्वानंद, इन दो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि साहब ये गलत है। यानी हर जो भी कार्रवाई की जाती है इस तरह की, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। संभवतः कल इस पर सुनवाई होने वाली है। तो इसको लेकर के क्या पीड़ा है, जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक तीसरा विषय है मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट का। संघ के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बहुत ही आपत्तिजनक कार्टून उन्होंने बनाए थे और उसके बाद जब उन पर एफआईआर वगैरह दर्ज की गई, जब शिकंजा कसा गया, तो वो भागे भागे सुप्रीम कोर्ट के पास गए त्राहिमाम के अंदाज में कि साहब मुझे राहत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्टूनिस्ट को बहुत बड़ा झटका दिया है और ये कहा है कि आपके पास 2 दिन है, 2 दिन में आप माफी मांगिए, उसके बाद आगे की सुनवाई करेंगे, नहीं तो फिर आप केस को फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। और आखिर में एक और मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मुद्दा है, कल के प्रोग्राम में धीरेन्द्र पुंडीर जी ने एक जिक्र किया था 1931 13 जुलाई की घटना का, जब महाराजा हरि सिंह की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, उनका तख्ता पलटने के लिए इस्लामवादियों ने, कट्टरपंथियों ने एक कोशिश की थी और जिसमें करीब 26 के आसपास वो मारे गए थे। 21 थे या 26 थे, वो फिगर आपको देख करके बताएंगे। और जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बाद में बनी तो उनको शहीद का दर्जा दे दिया गया। अब चूंकि वहां पर पूर्ण सरकार तो है नहीं, केंद्र के अधीन वहां पर शासन व्यवस्था है, तो उमर अब्दुल्ला वहां जाकर के फातिहा पढ़ना चाहते थे उनकी कब्रों पर। पुलिस ने उनको रोका
मुख्यमंत्री पद पर रहता हुआ कोई आदमी दीवार फांद जाए, धक्का मुक्की करे पुलिस के साथ, ये अपने आप में एक अनूठी घटना है इस देश की। तो इस पर भी जरा चर्चा करेंगे कि ऐसी भी क्या आफत आ गई है कि आप ये शो करना चाहते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान, धीरेन्द्र पुंडीर दिल्ली से और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब लखनऊ से जुड़ रहे हैं। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी आपके पास ही आता हूं। जी। ये जो अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पूरे देश में ही अब मतदाता सूची का रिवीजन सत्यापन होगा, यह कितना बड़ा फैसला है। और जाहिर है हमारे देश में एक बड़ी जमात है जो इसको पचा नहीं पाएगी आसानी से। यदि सुप्रीम कोर्ट से सरकार के खिलाफ फैसला नहीं आता है तो ये जो आपका जो जिहादी गठबंधन है, जिसका नाम है इंडिया अलायंस, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई निर्देश नहीं दिया था कि आप बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए काम न करें, काम रोक दें, ये करें या ये ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम चुनाव आयोग को हमारा सुझाव है कि आधार कार्ड को भी एक नागरिकता के सबूत के रूप में माने। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची चुनाव आयोग ने दी है, तो 12वां ये भी जोड़ लें। चुनाव आयोग ने इसको मान लिया और चुनाव आयोग ने सबके फॉर्म को स्वीकार कर लिया और कहा कि हम इसकी स्क्रूटनी करेंगे। और अब तो सब जमाना ऑनलाइन है, तो चुनाव आयोग यूडीआई की वेबसाइट के जाकर के उसको 10 सेकेंड लगेगा ये कंफर्म करने में कि ये आधार कार्ड नकली है कि यह वास्तव में जिस व्यक्ति ने दिया है वो इसका धारण करने का वैध अधिकारी है। ये खबरें आई हैं कि 100 लोग रहते हैं लेकिन वहां पे 126 लोगों को आधार कार्ड बने हुए हैं। अब ये खबरें जो आई हैं ये सूत्रों के हवाले से आई हैं। अब अब बिहार का जो एक अनपढ़ नेता है, जो अंगूठा छाप है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, तेजस्वी यादव, वो इतना बदहवास हो गया था। कल वो बोल रहा था ये खबर ये सूत्र के हवाले से नहीं है, ये खबर तो मूत्र के हवाले से है। तो अब ये बात तो सच है कि भाई जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड वहां पे जो है जारी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था अगली सुनवाई 28 जुलाई को आयोग हमको ये भी बताए कि आखिरकार आधार कार्ड को आपने एक वहां के निवासी होने के रूप में, एक प्रमाण के रूप में उसको आपने स्वीकार या मान्यता क्यों नहीं दी है, उसका कारण हमको बताएं। तो जब ये खबर सामने आ गई कि 100 लोग रहते हैं और 150 यहाँ पे आधार कार्ड जारी हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब मिल गया। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से किसी किस्म का अंतरिम या कोई फुल डायरेक्शन नहीं था। चुनाव आयोग के काम पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कोई भी दखल नहीं दिया है। इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने अपने काम को आगे बढ़ाया है। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग ने जो कल जो आदेश जारी किया है, इससे जो जिहादी अलायंस है, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बेचैनी बढ़ गई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के एमपी रहे हैं और इस मुद्दे में पिटिशनर हैं, उनके काउंसिल हैं, वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली चुनाव आयोग का जो निर्णय बिहार में है, दैट इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चुनाव आयोग जल्दबाजी में ये पूरे देश के लिए रिवीजन क्यों कर रहा है? चुनाव आयोग ने खाली ये आदेश ही नहीं दिया, वोटर लिस्ट में इंक्लूजन के लिए 1 जनवरी 2026 की उसने कट ऑफ डेट भी जो है घोषणा कर दी। तो ये बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक है कि और एक तरफ ये दिया जा रहा है कि नागरिकता को तय करने का अधिकार तो होम मिनिस्ट्री का है। चुनाव आयोग को ये काम कैसे कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट में केवल भारत के नागरिक का ही नाम शामिल हो सकता है। चुनाव आयोग को ये अधिकार है। चुनाव आयोग को किसी एनआरसी की जरूरत नहीं है।
तो और ये काम चुनाव आयोग कर रहा है। ये बात उनको मालूम थी, जो लोग इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन अब ये बात अब सामने आई है, और अब तो चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे कह दिया है कि बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और रोहिंग्या 3 किस्म के विदेशी नागरिक हैं जिनके नाम मतदाता सूची में आ गए हैं। तो अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और जैसा कल भी हम लोगों ने बात किया था, बिहार में करीब 7.5 करोड़ वोटर हैं। 20% वोटर छट जाएंगे। अगर 20% वोटर जो जो छटेंगे, उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, उसमें उसमें विशाल बहुमत ये केवल जिहादी वोटरों का है, जो जो बांग्लादेश के हैं और रोहिंग्या हैं। परेशानी इनको ये हो रही है। और अगली परेशानी इससे बड़ी आने वाली है पश्चिम बंगाल में, जहां लगभग जो है ममता बनर्जी के जो टोटल वोटर जो उसको मिलते हैं, उसमें 20% से ज्यादा वोट खाली बांग्लादेशियों का है, या बल्कि ये उससे अधिक हो सकता है, 25%। परेशानी केवल ये है। जैसे मैंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी एनआरसी की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड को प्राप्त करने के लिए नागरिकता का प्रमाण पत्र देना आवश्यक नहीं है, लेकिन मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। ये आरपी एक्ट 1950 कहता है। अगर लेकिन इस बारे में इंडी अलायंस का कोई आदमी नहीं बोलता कि क्या जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या जिसकी नागरिकता संदिग्ध है, क्या उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है? इसके बारे में ये लोग नहीं बोल रहे हैं। और ये मामला आने वाली जो सुनवाई होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आएगा। जी बिल्कुल सही है। धीरेन जी, आपके पास आते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है अच्छी। ओके ओके। एक हमारे दर्शक मित्र का भी प्रश्न है, उसको भी ले लेते हैं और उसी में मैं अपना ऐड कर देता हूँ। ये काग भूषुंडी हैं, उनका कहना ये है, ओमकार जी संभव हो तो एक प्रश्न लें। क्या सघन मतदाता पुनरीक्षण के आधार पर सूचीबद्ध अवैध घुसपैठियों को देश से निकालने के लिए कार्रवाई विधिक रूप से संभव है? विद्वत जन कृपया स्पष्ट करें। तो मेरे विचार से बिल्कुल है, और किया जा सकता है, विधिक तौर पर किया जा सकता है। एनआरसी लाने का जो एक उनका तैयारी थी, उसकी भी यही वजह है। और मुझे लगता है धीरेन जी, आप सहमत होंगे, जो ये चुनाव आयोग ने बीड़ा उठाया है कि हम पूरे देश में ही अब मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे, इसमें कम से कम 18 साल के बाद के उम्र के बाद के लोगों की तो पहचान हो ही जानी है। उससे कम उम्र के लोगों की पहचान के लिए वही जो एक विधिक रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। जी देखिए, एक बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट वो जिस उम्मीद से गए थे, मुझे लग रहा वो उम्मीद उन्होंने चौबे जी छब्बे जी बने गए थे और दुबे जी बन के लौटे वाली कहानी में चले गए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें कही वो खुद से पहले ही झूठ साबित हो चुकी। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कहेगा, मुझे जो अगली सुनवाई होगी 26 में, उसमें लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम ये चीजें देखनी चाहिए कि किस तादाद में नेपाली, रोहिंग्या, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, एक बड़ी लंबी संख्या उनकी मिली है। तो लिहाजा क्या था उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास फर्जी राशन कार्ड भी है, और उनके पास जो वोटर लिस्ट में वो नाम अपना पुराना रखे हुए हैं। तो जो ये एक उनका जो सुझाव था, मुझे लगता है उस सुझाव के बहुत मायने खुद सुप्रीम कोर्ट को समझ में आने नहीं चाहिए। इस देश में जो नकली आधार कार्ड बनाने की फैक्ट्रियां इस तरह से हैं कि जैसे हर जिले में कोई कुटीर उद्योग खोला हुआ हो। आपको मालूम होगा, वीरेंद्र जी को भी याद होगा, अभी रायबरेली में पिछले साल ही एक ऐसा कई और जिलों में हुआ सर, केवल एक नहीं, कई जिलों में हुआ। उसमें 50,000 के करीब एक ही जिले में वो किस तरह से नकली आधार कार्ड, उसका आईडी का इस्तेमाल करके उसने बनाया। इसके अलावा तमाम जगह पर यह है। फर्जी राशन कार्ड कोई नई प्रक्रिया नहीं। हर साल आप ये खबर हमेशा लिखते रहे हैं कि हर साल कभी 1 लाख कहीं से फर्जी निकलते हैं, कभी 2 लाख, इस तरह से हटाए जाते हैं। बाकायदा हटाती है सरकार उनके नाम।
तो ये सब चीजें फर्जी हैं, इन सबको नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट में जो 11 चीजें की गई थी, कोर्ट में उसमें ऐड किया है, कोर्ट ने ये नहीं कहा उसने, बल्कि जो न्यायमूर्ति वो हंसते हुए कह रहे थे कि इनमें से 11 में से कि शायद मेरे पास भी ना हो। ये बात बहुत बचकानी सी है, क्योंकि वो उस बात को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें बैंक की डिटेल्स भी हैं, उसमें आपकी तमाम LICs हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो जिसमें आप होंगे तो वो तो कहा नहीं जा सकता कि, और सरकारी जो आपने जॉब किया वो सब का, तो वो सब आपके पास है, आप वहां बैठ के इस तरह का, क्योंकि लोगों को ये सुप्रीम कोर्ट का जो आउटरीच है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस के, उसको लगता है कि इससे वो बाहर दुनिया में अपने इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी ताकत बना रहा है, लेकिन वो इस देश के अंदर अफ्रीकाइजेशन होने की कोशिश कर रहे को ताकत दे रहा है। यानी इस देश में न किसी भी संस्था पे यकीन न रहे और उसके बाद फिर वही शुरू हो जो अफ्रीका में होता है। ये उनकी कोशिश मुझे कई बार दिखती है, क्योंकि जिस तरह की ड्राइव सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब उसके बाद उसने पूरा चला रहा। अब उसको ये बात लाइन मिल गई, हालांकि इससे पहले ही, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई उससे पहले ही चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार हैं वो बता चुके थे, शायद ये फ्राइडे को उन्होंने एक उसमें बाकायदा बताया था कि कैसे अगले उसमें 5 राज्यों में जिनमें चुनाव होना है, पहले उनकी होगी, फिर 2026 में जो राज्यों में चुनाव होना है उनकी होनी है, और उसके बाद वो पूरे राज्यों में होनी है। लेकिन अभी इस फैसले के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फ्री हैंड दिया है, गो अहेड दिया है, वो ये है कि वो एक साथ पूरे देश में कराने की भी सोच सकते हैं। उन्होंने राज्यों में अपने लोगों को, जो चुनाव आयुक्त है उनको कहा है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मसला है जो बहुत ही है, और चूंकि जिन पर शक हुआ, जिन डॉक्यूमेंट्स की वैधता पर शक हुआ, उनको जांच के लिए भेजा जाएगा। तो ये जो कहना कि साहब उनको वो नहीं हटा सकता, वो नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर नकली कोई चीज मिल गई तो उसकी जांच के लिए कहना ही उसको हटाना है, क्योंकि फर्दर उसकी चेकिंग होगी, MHA करता है, तमाम चीजें करता है। तो ये बात मुझे लगता है, जो सवाल था उसका जवाब भी ये है कि उनको विधिक तौर पर हटाया जा सकता है। तो अब ये जो मसला है, इसीलिए आपने देखा TMC इसमें शामिल हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसमें, क्योंकि बंगाल उसको मालूम है, फिर अभी आसाम में जाना है, जहाँ के चलते इस देश में आप्रवासियों की समस्या की तरफ ध्यान खींचा था, लेकिन किसी भी राजनेताओं को देश से ज्यादा, वोट से ज्यादा प्यार था और सत्ता से ज्यादा प्यार था, क्योंकि इस सत्ता से इतना पैसा जरूर बन चुका कि वो जब चाहें विदेशों में सेटल हो सकते हैं। तो अभी नहीं हो रहे हैं, और आपने देखा होगा इस तरह के लोग आजकल जो बहुत सारे पैसे वाले, जो खास तौर से इस देश में जिस तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म शुरू कर दिया था उस समय 2G और तमाम जी पे, उनके सबके जी बाहर बैठे हुए हैं, जिनके पैसे बाहर लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कवायद की शुरुआत चुनाव आयोग कर रहा है, और तब आप इस पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो कि वो जो वोट बढ़ गए, तो ये सब तो सूची जब सामने आ जाएगी आप उस पर जा सकते हैं, और आपके पास हमेशा की तरह वकीलों की फौज रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर कदम जो है चुनाव आयोग ने कहा है, क्योंकि उसको लगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से गो अहेड मिला तो इसको कर दीजिए। वो लेने कुछ और गए थे, उनको मिल कुछ और गया। तो ये वाली बात मुझे लगता है। मैं ऐसे दर्शकों को बता दूं जो जानना चाहते हैं कि बिहार में कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और अब पूरे देश में अगर ये कवायद होगी तो कौन से दस्तावेज दिखाने होंगे। 14 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की ID या PPO, 1 जुलाई 87 से पहले जारी सरकारी, बैंक, डाकघर, LIC की ID प्रमाण पत्र दस्तावेज, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सर्टिफिकेट, राज्य सरकार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दस्तावेज जहां उपलब्ध हो, पारिवारिक रजिस्टर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी। इसके अलावा सरकारी मकान या जमीन का आवंटन पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं। इनके आधार पर सत्यापन होगा। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। ये जो कांवड़ यात्रा मार्ग है वीरेन जी, इस पर जितनी दुकानें हैं उन पर कहा गया है कि भाई आप QR कोड लगा करके रखिए, क्योंकि पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के पास विवाद इसी बात पर हुआ था। 2 QR कोड लगे हुए थे,
एक किसी हिंदू लेडी का था और एक किसी मुस्लिम पुरुष का था जो खतौली का रहने वाला था, और उसके दोनों बेटे भी वहां काम करते हुए पाए गए थे। वो जगह, वो दुकान एक हिंदू लेडी की थी जो भोला जहाल मेरठ की रहने वाली है, लेकिन उसने होटल चलाने के लिए, ढाबा चलाने के लिए उसको हैंड ओवर कर दिया था लिखा पढ़ी करके। यानी जो होटल था वो हिंदू का था और जो चला रहा था वो मुस्लिम था। तो इसका सत्यापन हो जाए, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन जैसा हमेशा होता है, सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से एक गुजराती पत्रकार रहे हैं आकार पटेल, और दूसरे अपूर्वानंद, ये भी अपने को ये सोशल दोनों एक्टिविस्ट कहते हैं। ये दोनों वामपंथी जिहादी हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं आपके मुंह से ही सुनना चाह रहा था। तो ये गए सुप्रीम कोर्ट और कल इस पर सुनवाई है। जी, इनको अचानक पेट में मरोड़ क्यों उठने लगती है जब इस तरह का सत्यापन किया जाता है, जब पहचान उजागर करने की बात आती है और जब लोगों को बताने की कोशिश की जाती है कि भाई वो देख लें, ये जो थूक मूत और पता नहीं क्या क्या मिलाकर के ये परोसते रहे हैं, आखिर ये गंदगी के साथ क्यों खड़े दिखाई देते हैं कई बार। ये वामपंथी अपने जन्म के साथ के दिन से ही गंदगी के साथ खड़े हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1925 में ताशकंद में हुआ था, जो जो 1990 तक रूस का हिस्सा था। आज वो सेंट्रल एशिया के देश की राजधानी है। तो तो ये गंदे लोग ही हैं। आप इनसे मुसलमानों की के अंदर जो दुविधा है, एक तरफ पहली बात तो मुसलमानों में कोई हुब्बुल वतनी या राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में नेशनल स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इनको जब स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान होगा तो ये खड़े नहीं होंगे, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ये भारत की जय नहीं बोलेंगे। और लेकिन इनको दिल्ली में सड़क बाबर के नाम पे चाहिए, सड़क इनको औरंगजेब के नाम पे चाहिए। लेकिन जब उनको धंधा करना होता है तो कुफ्र करने से इनको एक सेकंड लगता है। और ये भोलेनाथ भोजनालय, वैष्णव भोजनालय, तो ये जो इस्लाम के जो ये अपना जो इस्लाम को अपनी बहुत विशिष्ट पहचान बताते हैं, और ये बताते हैं कि इस्लाम ने हिंदुस्तान में 1000 साल राज किया है। और राज इस्लाम पे ने किया 1000 साल इस्लाम ने, 200 बरस किया अंग्रेजों ने। लेकिन हिंदुओं पे सारा अत्याचार का काम आ गया ब्राह्मणों के खाते में, सारा अत्याचार ब्राह्मणों ने किया, लेकिन राज उनके पास कभी नहीं था। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भारत की है। हजारों साल से दलितों को जो है यहाँ पे और जब ब्राह्मणों ने अत्याचार किया तो ठाकुर भी तो उनके अलायंस पार्टनर रहे होंगे, वो कौन से अलग हो जाएंगे। और चौधरी साहब आप ना मुस्कुराइए, जाटों ने भी किया है, हजारों साल से किया है आपने। ये इतिहास हमको पढ़ाया गया है। तो ये जो मुसलमानों का मजहब के नाम पे जो पाखंड है, अरबिक में सेकुलरिज्म को बोलते हैं ला दीनियत, यानी दीन पे लानत भेजना। लेकिन हमारे यहाँ सेकुलरिज्म कहाँ पढ़ाया जाता है? दारुल उलूम देवबंद में। दारुल उलूम देवबंद से पढ़े हुए व्यक्ति ने 1949 में पेशावर में मदरसा हक्कानिया की स्थापना की, जिसने 1980 से वहां पे जिहादियों का ट्रेनिंग स्कूल बन गया। मदरसा हक्कानिया से पढ़े हुए लोग तालिबान कहलाए, जो आज अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। और 1980 में दारुल उलूम देवबंद का पढ़ा हुआ एक वहां का तालिबे इल्म यानी छात्र मौलाना समीउल हक वहां का मोहतमिम था, यानी वहां का चांसलर था मदरसा हक्कानिया पेशावर का। और यही बताया जाता है कि साहब जो है ये तो सेकुलरिज्म का गहवारा है, मरकज है दारुल उलूम देवबंद। तो ये जो पाखंड चल रहा है, ये इससे एक्सपोज हो रहा है कि आपकी इस्लामिक आइडेंटिटी, आपका मजहब क्या इतना कमजोर है? क्या इस्लाम में कोई आइकॉन नहीं है जिनके नाम पर आप फर्रुखाबाद में और कानपुर में जो है एक मियाँ जी हैं, वो जो है हनुमान जी गणेश जी के नाम पे बीड़ी बेचते हैं। एक है वो तंबाकू बनाते हैं फर्रुखाबाद में, ऐसी को हनुमान जी गणेश जी के नाम पर।
तो क्या आपके मजहब में कोई ऐसे सिंबॉलिक नाम, कोई ऐसे बड़े नायक, क्या ऐसे बड़े आइकॉन क्या नहीं है? अरे भाई चलो, अगर आपको आप मजहब के नाम पे नहीं रखते हो तो चलो कह दो बाबर बीड़ी, औरंगजेब तंबाकू, ये भी आप नहीं करेंगे। अरे भाई हुमायूं तंबाकू कर दो, नहीं वो नहीं करेंगे। तो लेकिन तब उनको हिंदू ही चाहिए। तो ये जो पाखंड है इनका कि हम दुनिया के दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं आप, और 5 बार आप ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है अल्लाह की इबादत के सिवा, और अल्लाह और केवल अल्लाह का रसूल है वो हमारे पैगंबर मोहम्मद। तो ये जो पाखंड आप कर रहे थे, और ये गंगो जमन तहजीब, भाईचारा, और जो जो ट्रक के पीछे हमारा संविधान लिखा रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, चर्च, बाइबल और इस्लाम, ये अब्राहमिक रिलीजन है, पहला यहूदी है जुडाइज्म, ये तीनों किसी भी प्राचीन प्राकृतिक धर्मों का अस्तित्व को ही नहीं मानते। जो आज से 1500 साल पहले चर्च रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन को नष्ट करने में कर चुकी है, जो वेल रिकॉर्डेड है, जिसके यूट्यूब में आपको सैकड़ों वीडियो मिलेंगे, फिल्में मिलेंगी, सैकड़ों किताबें हैं, और सबसे मशहूर किताब है क्रिस्टीना निक्सी की द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन बाय द चर्च। लेकिन आज भी वो प्लेटो को नहीं मार पाए, अरस्तु को नहीं मार पाए, अलेक्जेंडर को नहीं मार पाए, ओलंपिक खेलों को नहीं मार पाए, वो आज भी जिंदा है। और दुनिया में एकमात्र प्राचीन सभ्यता है जिसको क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कॉलोनियल पावर्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल मिलकर खत्म नहीं कर पाए। ये आज भी जो है नई अंगड़ाई ले रही है, और दुनिया की चौथी इकॉनमी बन गई है। अगले 10 साल में दूसरी इकॉनमी, थर्ड इकॉनमी, अगले 5 साल में थर्ड इकॉनमी बन जाएगी। और एक तो ये कष्ट हो रहा है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, बहुत लोगों को बेचैनी हो रही है। तो ये जो हो रहा है, और जब इनके मौलाना टीवी चैनल में बैठ करके कैमरे के सामने कहते हैं कि हम थूकते नहीं है, वो हम दुआ पढ़ते हैं। अरे भाई, आपकी दुआ की हमको क्यों जरूरत है? हमारे पास तो जो है हमारे देवी देवता बहुत हैं। हमारा हमारा भगवान तो हमारे अनाहत चक्र में बैठा हुआ है। भगवान का मतलब गॉड नहीं होता है, भगवान का मतलब होता है भगवान, यानी पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये ये इन पंच तत्वों का प्रतीक शब्द है भगवान, जिससे हम बने हैं। ये ब्रह्मांड है, और हम एक पिंड है, पिंडांड है, और जिसका पिंडदान होता है, या जो होता है आने वाले 2 महीने बाद जो होगा पितृपक्ष में। तो ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक है। ये डॉगमेटिक नहीं है कि आपको जो है जो आपको बता दिया गया, आपको केवल उसके ऊपर आंख मूंद के पे विश्वास करना है। सनातन धर्म का मूल है जिज्ञासा, कॉन्टिन्यूअस, यानी ये एक ऐसी धारा है जो निरंतर बह रही है। यहूदियों में, ईसाइयों में, इस्लाम में ये लाइन पहले खींच दी गई है कि जो गॉड ने, अल्लाह ने पैगंबर के माध्यम से कह दिया वो सत्य अंतिम है। भारत में कोई सत्य अंतिम नहीं है, ये सनातन है, ये एटर्नल है। और ये एक बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि ये धीरेन्द्र पुंडीर जो है कुर्ता पैजामा पहने बैठा है, ये मॉडर्न नहीं है। अरे मॉडर्न डॉगमेटिक है, मॉडर्न जड़ है, और जो परंपरा है वो चिरंतन है, वो नूतन है, वो गंगा नदी का बहता हुआ जल है, वो रोज बदल रही है। परंपरा परंपरा कभी जड़ नहीं हो सकती, तो सनातन कभी जड़ नहीं हो सकता। इनका मामला है कि इनका मामला जड़ हो गया है कि बस जो हमारे यहाँ किताब में आ गया वो अंतिम है, उस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। वो ब्लास्फेमी है, यानी मजहब के खिलाफ अपराध है। भारतीय दर्शन में धर्म के खिलाफ अपराध का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शायद सेक्शन 249 था इंडियन पेनल कोड में, जो अंग्रेजों ने घुसेड़ा था भारत में, वो ये आज भी चला आ रहा है। ब्लास्फेमी का कॉन्सेप्ट केवल क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में है, भारत में नहीं है, किसी भी प्राचीन धर्म में नहीं है। जो और यहूदियों से पहले जो जो वहां रिलीजन था, वो था कैनानाइट रिलीजन था। ये कैनानाइट रिलीजन से ही सब निकले हैं। तो ये जो हो रहा है इसको, और जो लोग इसका विरोध करते हैं, जिहादी कम्युनिस्ट, कि साहब ये तो रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो रही है। रिलीजियस प्रोफाइलिंग होती है क्रिश्चियन कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में हो रही है।
हमारे हमारे ऐसी कोई प्रोफाइलिंग नहीं होती है। ये अगर सरकार को गाली देते हैं, बीजेपी की आलोचना करते हैं, तो भी ये यूरोप के शब्दों को लाते हैं। वो फांसीवादी है, सेकुलर नहीं है और नाजीवादी है। अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे तो कम्युनिस्ट और फासिस्ट और नाजी ये तीनों सगे भाई हैं। जी जी इनमें जी। कोई अंतर नहीं है। और इसके ऊपर बहुत बढ़िया किताब लिखी है अभिजीत जोग ने। आप जानते होंगे पंडित जी उनको, जो उनकी किताब है टर्माइट। उसमें बहुत साफ लिखा गया कि ये लोग सब। और हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम था हिटलर की पार्टी का। ये कोई भी जाके गूगल में कंफर्म कर सकता है कि हिटलर, जो इसको उन्होंने नाम दे दिया नाजी पार्टी, नाजी पार्टी, वो नाजी पार्टी नाम नहीं था। उसकी पार्टी का नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी। और यही नाम था आपके मुसोलिनी की पार्टी का, जो इटली का था, जिसको कहा जाता है फासिस्ट, वो भी सोशलिस्ट था। तो ये जो हो रहा है, ये केवल जो पाखंड चल रहा था, जो जो सेकुलरिज्म के नाम पर जिहाद को और कट्टर इस्लाम को जो फलने फूलने की खुली छूट मिली हुई थी, वो छूट अब धीमे धीमे समाप्त हो रही है। समस्या केवल ये है और कोई इसमें मामला नहीं है। कहीं कोई हिंसा का मसला नहीं हुआ। अगर कांवड़िए कहते हैं कि सावन के महीने में कांवड़िए के अलावा जो लोग नहीं कांवड़ लेके जाते, हम आप भी बहुत लोग हैं जो सावन के महीने में, या जो चतुर्मास शुरू होता है गुरु पूर्णिमा से लेकर के दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा तक, इस चतुर्मास में ये प्राचीन परंपरा है, कभी संत जो है नदी पार नहीं करते, क्योंकि नदियां प्रजनन करती हैं। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन 4 महीनों में मीट, मछली, मांस और शराब तो छोड़िए, प्याज लहसुन नहीं खाते। ये परंपरा हमारी प्राचीन चली आ रही है। और सनातन धर्म के बारे में लोग कहते हैं पुरातन है। अरे विज्ञान ही सनातन धर्म है। यहाँ सनातन धर्म में और विज्ञान में कहीं कोई टकराव नहीं है। जी जी। समस्या केवल ये है कि हम अपनी परंपराओं का जो वैज्ञानिक आधार है, वो हमारी हमारी स्मृति से उसका लोप हो गया है। हम उसको भूल चुके हैं। 1000 साल की गुलामी और ये 75 साल 80 साल का जो जो सेकुलरिज्म है, ये जो आपका नेहरूवाद है, और ये इसके चक्कर में जिहादी इस्लाम को पूरा फलने फूलने का मौका दिया गया। क्रिश्चियनिटी को पूरा फलने फूलने का मौका दिया गया। हिंदू नाम लेना पाप हो गया। ये परंपरा बनी है 1947 के बाद। वीएस नाइपॉल एक बहुत महान लेखक हुए हैं। उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया इज ए वुंडेड सिविलाइजेशन, एक घायल सभ्यता। उनको कितनी गाली दी थी गिरीश कर्नाड ने, जो कर्नाटक के बड़े एक्टर थे, डायरेक्टर थे और घनघोर वामपंथी थे। तो अब ये डिफॉल्ट सेटिंग जो है, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल से बदलने का प्रयास किया है। तो ये कहते हैं कि साहब खाली मंदिर बनवा रहे हो। इसका भी उन्होंने जवाब दे दिया था 22 जनवरी 2023 को, जब अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने कहा था विकास और विरासत साथ चलेंगे। विकास भी होगा, हाईवे भी बनेंगे, एक्सप्रेसवे भी बनेंगे, बिजली घर भी बनेंगे, एयरपोर्ट भी बनेंगे, लोगों के आवास भी बनेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी, और लोगों को एलपीजी सिलेंडर भी मिलेंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण भी होगा। तो भारत की जो जी जी। सांस्कृतिक विरासत है, हम अगर भारत उसको अगर उसकी ओर लौट रहा है, तो इसमें किस कानून का उल्लंघन है, या कौन से नेचुरल लॉ का उल्लंघन है? दुनिया की कौन सी ऐसी सभ्यता है जो अपनी सभ्यता को भूल करके आगे बढ़ गई हो? तो भारत जी को जी। अगर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमें उस पे वापस आना है। हम यूरोप के दिए गए सिस्टम पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात नरेंद्र मोदी ने 11 साल में और योगी जी ने 8 साल में अपने कार्यों से सिद्ध करके दिखाया है। सही है। अगले विषय पर चलते हैं धीरेन्द्र जी। कल हल्का सा आपने जिक्र किया था 13 जुलाई का। ये 1931 की घटना है, जब महाराजा हरि सिंह की सेना ने श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर 21 इस्लामी दंगाइयों को गोली मार दी थी। लेकिन बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको शहीद का दर्जा दिया, दंगाइयों को। और उमर अब्दुल्ला का एक वीडियो है, छोटी सी क्लिप है 4-5 सेकंड की। दोबारा इसको चलाता हूं।
ये चीफ मिनिस्टर हैं साहब जम्मू कश्मीर के, और ये जबरन उनकी कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ना चाहते थे, पढ़ भी दिया, दीवार फांद करके कूद गए उस तरफ। पुलिस क्या कर सकती है किसी मुख्यमंत्री के साथ? सिर्फ उनको रोकने की कोशिश कर सकती है। क्यों? ये एक मैसेज देना चाहते हैं। किन को मैसेज देना चाहते हैं? क्यों इन्होंने ऐसा किया? दरअसल मैं बातचीत उस तरफ हो रही है जहां मुझे लगता है हमारे इस शो में हम लोग कोशिश करते हैं कि दर्शकों को रेफरेंस के साथ बातचीत है। तो मैं एक छोटा सा पढ़ देता हूं, फिर आप उसको सुनो। मुझे लगता है देर है, लेकिन मैं फिर भी इसको पढ़ दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि दो बातों को समझने में कांग्रेस से चूक हुई है। पहली बात जिसे कांग्रेस समझ नहीं सकी वह यह है कि तुष्टीकरण और समझौते में अंतर होता है, और यह अंतर आधारभूत प्रकार का होता है। तुष्टीकरण का अर्थ है आक्रमणकारी द्वारा लगाई गई आग, लूट, बलात्कार और हत्या से प्रभावित हुए निर्दोष लोगों पर किए गए अपराधों की अनदेखी करके अपराधियों को समझौते के मार्ग पर लाना। और समझौते का अर्थ होता है ऐसी लक्ष्मण रेखा का निर्धारण करना जिसका दोनों से कोई विपक्ष उल्लंघन नहीं कर सकता। तुष्टीकरण से आक्रमणकारियों की महत्वाकांक्षाओं और मांगों पर अंकुश नहीं लगता, किंतु समझौता अंकुश लगाता है। दूसरी बात जिसे कांग्रेस समझने में असमर्थ रही वह यह है कि छूट देने की उसकी नीति के कारण मुस्लिम आक्रामकता में उस वृद्धि हुई है, तथा जो बात इससे भी बुरी हुई है वह यह कि मुसलमान इसे हिंदुओं की पराजय भाव का एक चिन्ह मानते हैं। जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण मित्र राष्ट्र एक भयंकर स्थिति में पड़ गए थे, उसी प्रकार की इस परिस्थितियों से हिंदू घिर जाएंगे। ये आज की बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये 1945 की बात है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चैप्टर 9 इन पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में की गई है। ये बताता है जो आप 1931 की उस बात को कह रहे हैं, मैं वहीं ले जा रहा हूं। दर्शकों को शायद लगे कि अवान्तर नहीं है ये, दरअसल ये सीधे तौर पर जो जब डोगरा शासन था तो जो इस्लामिक जो सूफी जिनको ये सब कहते हैं, जो एक झूठ का आवरण लगातार इस देश के माथे पर एक कहा जाता है कि हम लोगों के यहाँ भी कहा जाता है माया तो महाठगनी होती है, या तिलिस्म तो खूबसूरत ही होना चाहिए, तभी माया तो तभी मानी जाती है जब वो खूबसूरत होती है। तो ये खूबसूरत बनाई गई। आप ये सोचिए 1931 पर आपको सैकड़ों बार आपने पढ़ा होगा और आप ये परसों से ढूंढ रहे हैं कि भाई ये है क्या, क्योंकि जो इतिहास में है वो ये दिखता है, जो ज्यादातर किताबों में लिखा गया है कि साहब ये आजादी के लिए कश्मीर की, ये कश्मीर की आजादी के लिए नहीं था, ये इस्लामिक आजादी के लिए था। और इस पे उससे पहले जो सूफी और जितने वहां लोग थे वो डोगरा शासन के खिलाफ थे। डोगरा शासन को जो बाद में तसद्दुक हुसैन या जो मुजाहिद जिन लोगों को कश्मीरी उसका ये कहा जाता है बहुत बड़े राइटर्स, और वो उन लोगों ने ये कोशिश की कि वो ये पेंट कर सके कि ये उन अफगानी या जो दूसरे बाहर के हमलावर थे उनसे बुरा रूल था, है ना। लेकिन जब आप उनके साथ बात करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि उनके पास सिर्फ हिंदू होने के कारण से एक प्रगतिशील शासक जो सती प्रथा पर भी रोक लगाता है, जो वहां गाय हत्या पर, और उसके अलावा एजुकेशन के लिए काम करता है, सब जगह वहां उन्होंने स्कूल खोले, उस पर यह आरोप लगाया गया। ये 1931 की बात है, चूंकि वहां जम्मू की एक घटना को लेकर मुसलमानों ने पहली बार ये कहा, वैसे लोग कह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि लगातार जब भी वो ऐसा हुआ है तो हमेशा इस्लाम खतरे में का नारा हर जगह और हर काल में लगा है। लेकिन कुछ किताब वाले, खासतौर से अशोक पांडे जैसे लोग जो आजकल कांग्रेस के क्रिटिकल स्टोरी थिंकिंग के लीडर हैं, उन लोगों ने कहा कि साहब ये पहली बार घाटी में पथराव हुआ, पहली बार इस्लाम खतरे में के नारे लगे, और ये पोस्टर छप के आए थे जम्मू से। ये कारण समझ में नहीं आया, उसने कोई रेफरेंस नहीं दिया। पोस्टर छापना कौन सी बड़ी बात है, घाटी में अंदर आसानी से छप सकते थे। लेकिन वो जो है एक ये लोग बाकायदा उस जम्मू की घटना का विरोध करते हुए घाटी में एक रैली की गई। रैली में जो है जब ये लोग तमाम लोग, ये कश्मीर रीडिंग रूम उस समय बनाया गया था जिसमें ये शेख अब्दुल्ला और ये तमाम जो बाद में कादियानी अहमदियाओं को जिनको बाहर निकाला गया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, वो सब उस कश्मीर रीडिंग रूम में शामिल थे। उसी को बाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाया गया।
32 में, और उसी को फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया नेहरू के कारण, क्योंकि उसको मालूम था ये एक बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये जब उस घटना का विरोध कर रहे थे तो वहां एक अब्दुल कादिर करके नाम का एक जिहादी चढ़ा और उसने सीधे तौर पर कहा कि इस्लाम की रक्षा, कुरान की रक्षा इस तरह नहीं हो सकती कि आप कानून या वो है, सीधे बदला लो, सीधा मारो। और जो राजा इनसे बातचीत करके उनको सजा दी जा चुकी थी, जिनका एक घटना के रिश्ता था, तो उसने इनसे बातचीत बंद कर दी और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसने कहा सीधे तौर पर इसको नष्ट करना, मटियामेट करना है। उसके बाद भीड़ पहुंच गई, वहां पहुंच गई और भीड़ ने नारे लगाने शुरू कर दिए कि उस अब्दुल कादिर को नहीं, हमको गिरफ्तार करो। भीड़ इतनी बढ़ गई थी, कंट्रोल करना भारी हो गया। और वहां जो है जब जज ने कहा, चूंकि ये सब लोगों को उसने कहा कि अब आप बाहर जाइए, यहाँ प्रोसीडिंग चलने दीजिए, उसके बावजूद वहां नमाज पढ़ना शुरू किया गया और उसी में अफरा तफरी हुई, वो पथराव शुरू हुआ। ये पथराव किया गया किस पे? सुरक्षा बलों पे। उसके बाद जो है वहां 5 लोग मारे गए और जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद तमाम लोगों ने जेल में घुस गए, वहां लोग 21 लोग वहां मारे गए। और हुआ ये कि उस रास्ते में उस दिन महाराजगंज और बहुत सारे इलाके में श्रीनगर के और बाहर रेप हुए, हिंदू लड़कियों से, हिंदू औरतों के साथ रेप हुए, कन्वर्जन किए गए, दुकानें लूटी गई और हत्याएं की गई। ये सुशील पंडित का एक पूरा आर्टिकल है, वो बताता है। इसके अलावा कश्मीरी आख्यानों में ये दर्ज है। लेकिन आप ये देख के हैरान होंगे कि ये बाकी कहीं नहीं है। बाकी लोगों ने इसको खत्म कर दिया और उन्होंने उसको एक तरह से वो कर दिया। उसके बाद वो भीड़ अंदर घुस के उन शवों को लेके आई और फिर इसे जो नक्शबंदिया जो इसको जहां वो फातिया पढ़ने गए वहां उनको दफनाया गया मौलानाओं के कहने पर। तो ये उसकी वो है, उसी को शहीद दिवस माना गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये इस्लाम के लिए रास्ता है। ये हिंदुस्तान की आजादी से या कश्मीर की आजादी से इसका कोई लेना देना ही नहीं, दूर तक कोई लेना देना नहीं। भाई आप आजादी के नारे लगा ही नहीं रहे थे। भाई आजादी के नारे होते वहां तो नारा तकबीर लग रहा था, आजादी के नारे क्या होते? तो ये दरअसल एक पूरा सिस्टम है। इसीलिए वो जानते हैं कि देखिए बीजेपी खुश हो सकती है, बहुत सारे राष्ट्रवादी खुश हो सकते हैं कि साहब बहुत बढ़िया हो गया 370 हटेगी, लेकिन डेमोग्राफी में चेंजेस के बिना, एक स्ट्रोक लिए बिना आपकी हैसियत नहीं है कि वहां आप इस सब को बंद कर दें। ये फेज आते रहें, ये बहुत खुश हो सकते हैं, मैं भी बहुत खुश हो सकता हूं, लेकिन मैं कश्मीर को इतने लंबे समय से कवर कर रहा हूं, 2007 से तो वहां जाता भी रहा हूं कवरेज के लिए। मुझे ये मालूम है इतिहास में, इतिहास का मतलब महज 15, 25, 30, 50 साल ही मैं कह रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए। ये फेज हमेशा से है, जब उनको फायदा लेना होता है वहां शांति दिखाई देती है, वो रेस्टिंग पीरियड होता है और उसके बाद फिर वापस आता है। इनको शायद ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी जी इन बाप बेटों का असली रूप समय समय पर सामने आता रहता है। अब आखिरी विषय पर चलते हैं भट्ट साहब। ये मध्य प्रदेश के जो कार्टूनिस्ट हैं, मुझे अनुमति देंगे सर, मैं निकल पाऊंगा सर? जी हाँ धीरेन्द्र जी, बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से एक निवेदन रहता है कि धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, आप उस पर जरूर जाएं। और धीरेन्द्र जी उस पर लाइव भी जाते हैं और उनके वीडियो भी आते ही रहते हैं, उसको जरूर देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो वीरेंद्र जी, ये जो मध्य प्रदेश का कार्टूनिस्ट है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनका कार्टून बहुत भड़काऊ है और इनको राहत नहीं दी जा सकती, इनको अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती, 2 दिन में उनको माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने स्टे अरेस्ट सीख किया था। जी हाँ, तो ये तो हम देखते हैं कि केवल ये कार्टूनिस्ट का नहीं है मसला, ये ओवरऑल अगर आप देखें तो जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं, मैं नहीं कहता कि सब पार्टियों के मुंह बंद होने चाहिए, अगर आपको क्रिटिसिज्म करनी है आप करिए, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, हमको भी है। लेकिन अपमानजनक तरीके से चीजों को, अभी वो गुजरात में एक पुल का बीच का हिस्सा टूटा जिसमें कुछ व्हीकल नीचे चले गए और शायद 10-12 लोग मर गए। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे, वहां से लौटे भी नहीं थे, और इन लोगों ने क्या किया कि टूटे हुए पुल के दोनों सिरों में एक रस्सी दिखाई, उसको झूला बनाया और मोदी को उस झूले पर बैठे हुए दिखाया। ये 40 साल पुराना पुल है,
ना मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे, जब ये पुल बना, जिस समय ये गिरा उस समय भी मोदी वहां के मुख्यमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का लेना एक ना देना दो, लेकिन निशाने पर कौन? सीधे प्रधानमंत्री। इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? मैं तो इसमें सीधा दोष केवल नरेंद्र मोदी को दूंगा। आपको 11 साल बने प्राइम मिनिस्टर हो गया। और भारतीय जनसंघ के जमाने से पिछले 50 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में भी जनसंघ का मुख्यमंत्री था वीरेंद्र कुमार सकलेचा, और उसको गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया था। आपने लोगों के मन से जो औपनिवेशिक दास्ता के जो संस्कार है उनको हटाने के लिए क्या किया? एक टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट थे, दुनिया में नहीं है, उमेश उपाध्याय। उनकी एक किताब है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव अबाउट इंडिया फ्रॉम महात्मा गांधी टू नरेंद्र मोदी। आज भी भारत के हर पत्रकार का जब वो नौकरी में आता है किसी स्टेट कैपिटल में, दिल्ली में, तो उसको ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना है, तुम्हें एंटी गवर्नमेंट होना है। बस तुम्हें और ये एक फैशन बन जाता है, और ये बन जाता है कि ये एक शॉर्टकट है जीवन में सफलता के लिए। तो बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी है इंदौर में, और वहां से लोकसभा की सांसद रही है 5-6 टर्म, जो लोकसभा की स्पीकर रही है सुमित्रा महाजन। वैचारिक स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी ने क्या किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया? सत्ता में आके आप मस्त हो गए, आज भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। 11 साल बने प्राइम मिनिस्टर को, आपको बने पीएम हो गया। उच्च शिक्षा में आज भी कम्युनिस्टों का वर्चस्व है। आज भी जो लड़का आईएएस की तैयारी करता है वो जिहादी कम्युनिस्ट अखबार को सबसे पहले पकड़ता है, उसका नाम है हिंदू। वो जितने भी आप जितने अंग्रेजी अखबार उठा के देख लीजिए, वो केवल नरेंद्र मोदी और सरकार और बीजेपी और हिंदुओं के लिए, राम मंदिर के लिए केवल विश्वमन से भरे रहते हैं आज भी। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? ये एक वैचारिक लड़ाई है, ये एक सांस्कृतिक लड़ाई है। आप अगर वो जो आदमी कार्टून बना रहा है, क्या कभी आपने उससे संपर्क किया? कभी आपने उसको बताया कि भैया जिस जिस वैचारिक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, आप हमारी बात तो सुनो। तो ऐसे तो जिस जिस प्रदेश में आप पिछले 5 दशकों से इतनी बड़ी पॉलिटिकल ताकत हैं, वहां पे आपके प्रति वो भी हिंदू है, ब्राह्मण है, ऐसे लोग कैसे मौजूद हैं जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? इस पे विचार करना चाहिए। ये एक मालवी गिरफ्तार हो जाएगा, माफी मांग लेगा, इससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। और और आप ही की पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, जिनके बेटे ने इंदौर के म्युनिसिपल कमिश्नर को क्रिकेट बैट से मारा था, याद है आपको? भूल गए? इसी इंदौर में। तो ये लड़ाई जो है सांस्कृतिक है, ये लड़ाई वैचारिक है। और जिस व्यक्ति ने जो है ये जो कार्टून बनाया है, आप उससे एक बार डायलॉग तो करते। और ऐसे अभी भी लाखों लोग हैं। और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, भारत में हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या है, ना उनको स्वयं बोध है, ना उनको शत्रु बोध है, ना उनको इतिहास बोध है। जब तीनों बोध नहीं है, और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता है हम एक सांस्कृतिक संगठन हैं, तो भारत के लोगों में ये स्वयं बोध, शत्रु बोध और इतिहास बोध, संघ ने बहुत काम किया है। अयोध्या का मंदिर का इतिहास मैं साक्षी हूँ पिछले 45 साल का, मैंने खुद देखा है, बहुत काम किया है। और लोगों के दिमाग में तमाम जाले साफ किए हैं संघ के इस आंदोलन ने। और ये ताला खुला था अयोध्या की बाबरी मस्जिद का 1 फरवरी 86 को, लेकिन आंदोलन तो 80 में शुरू हो गया था। तो ये अभी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। जिस आदमी ने कार्टून बनाया है, वो अब उसको शत्रु मत मानिए, उसको एंगेज कीजिए आइडियोलॉजिकल लेवल पे, उसको अपनी बात रखिए, उसको बताइए। अब उसको सिस्टम की समझ नहीं है। तो और भारत में एक और समस्या है। भारत की राजनीति में 99% जो राजनीति में जो मुद्दे आते हैं, उनका आधार होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। लेकिन
हमारे रूलिंग पार्टी के टॉप लोगों को छोड़ दें तो अर्थव्यवस्था के बारे में एक भी सांसद कुछ नहीं जानता। महंगाई बढ़ गई है, कम हो गई है, क्यों बढ़ गई, क्यों कम हो गई, उसे कुछ पता नहीं है। बस केवल जाके बोल दो कि और ये फैशन नेहरू के जमाने से चला आ रहा है कि नेहरू टाटा बिरला की सरकार थी और मोदी अडानी अंबानी की सरकार हो गई। हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर चाहिए जो देश में दुनिया भर से पूंजी लाएं, पूंजी जुटाएं और देश में निवेश करें। हर काम सरकार नहीं कर सकती। तो ये काम जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इस व्यक्ति ने जो है, इसके मैंने कार्टून देखे हैं, उसमें बहुत घृणा भरी हुई है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। और किसी व्यक्ति के बारे में घृणा से कार्टून बनाना, घृणा से भरे हुए व्यंग्यात्मक जो है कुछ वाक्य को गढ़ देना कोई बहुत मुश्किल काम, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो ये जो हुआ है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों में खेल रहा होगा। समझ जी हाँ, नहीं आ रही है मैंने वो सवाल भी उठाया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया कि उस पुल से क्या? नरेंद्र मोदी का क्या लेना देना है, देखिए, जिसपे जब जब झूला बना जब करके आप नरेंद्र मोदी को बैठा दिया गया। जब आपको प्रधानमंत्री को अपमानित करना है, उनके खिलाफ आपको बहुत बहुत तीखी और बहुत ही कठोर टिप्पणी करनी है, तो आप कुछ भी कर दीजिए। पूरे देश में ये समस्या है, केवल जो पुल एनएचएआई के अधीन है उनके यहाँ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि पुल का मेंटेनेंस होगा। स्टेट लेवल पर जितने पुल हैं उसमें मेंटेनेंस का कोई प्रोसीजर, कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता। और एक बहुत पुरानी कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। यदि आप पुल का मेंटेनेंस करते रहें तो पुल की आयु बढ़ सकती है। उस पुल का मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसीलिए ये दुर्घटना हुई है। और ऐसी दुर्घटनाएं चीन में बहुत सारी हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं, यूरोप में हुई हैं, खास करके स्पेन में हुई हैं। भारत में कोई हुई हो ऐसा कोई हम अनोखे देश नहीं है। लेकिन इसमें जांच ये होनी, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को कटघरे में खड़े करने के बजाय के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि गुजरात में या किसी अन्य राज्य में जो इस जो हाईवेज का, पुलों का बनाने का, उनके मेंटेनेंस का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, उनके उनके यहाँ लेट डाउन प्रोसीजर क्या है, उनके पॉलिसी नॉर्म्स क्या है, मेंटेनेंस में खर्चा होता है, कितना होता है, बजट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ताकि लोगों को मालूम तो पड़े। वरना लोग क्या बोलते हैं, वो ठेकेदार ने कमीशन खा लिया होगा, ठेकेदार ने कमीशन ऊपर दे दिया होगा, बस लोग ठेकेदार को, मंत्री को गाली देके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन विषय की तह में नहीं जाते। कोई भी सरकार, कोई भी ठेकेदार, कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी कभी सपने में ये नहीं चाहेगी कि उसका बनाया हुआ पुल टूटे या गिरे, कभी नहीं चाहेगी। और आपको याद होगा, अभी 2 साल पहले बिहार में लगातार पुल, धड़ाधड़ पुल गिरे थे। तो उसमें ज्यादातर में उनकी डिजाइन में फॉल्ट था और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी पुअर थी। तो ये जो कार्टूनिस्ट महोदय हैं, मेरा मानना है कि ये जिन पॉलिटिकल विषयों पर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, तो उनको भारत की राजनीति, भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और कम से कम पिछले 7 दशकों की राजनीति भारत में कैसे इवॉल्व हुई है, इसकी एक मोटी समझ तो होनी चाहिए, जो उनको नहीं है। इस कारण इस तरीके के बहुत ही घटिया, घृणा वाले कार्टून उन्होंने बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। और अगेन धीरेन्द्र पुंडीर जी का भी, आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्कार।